नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत का फिर बजा डंका। मार्केट आवर्स में अपने निकटतम कंपेटिटर से काफी आगे, 85.7% मार्केट शेयर के साथ जबरदस्त लीडरशिप। नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया भर से आए दिग्गजों के बीच पीएम मोदी का ग्लोबल संदेश। कहा, एआई में भय नहीं, भाग्य देखता है भारत। डीप फेक और फेक न्यूज जैसे डिजिटल कंटेंट पर लगाम लगाने की कही बात। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में पीएम मोदी ने पेश किया मानव विजन। कहा, हम ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इंसान और डिजिटल इंटेलिजेंस मिलकर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नई इंडस्ट्री बनाने का बड़ा मौका। Jio together with Reliance will invest 10 lakh crores over the next 7 years. एआई के ट्रांसफॉर्मेशन में जियो निभाएगा अहम भूमिका। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बोले मुकेश अंबानी। कहा, भारत में इंटेलिजेंस युग लाने के लिए अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ का करेंगे निवेश। साबित करेंगे कि एआई नौकरियां नहीं छीनता। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा की गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका की हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमले की तैयारी। ईरान बॉर्डर पर यूएस ने बढ़ाया जहाजों का बेड़ा। अंतिम फैसला ट्रंप के हाथ। मुफ्त योजनाओं पर सीजीआई का सख्त रुख। तमिलनाडु में सब्सिडी मामले की सुनवाई करते हुए कहा, बड़े पैमाने पर ऐसी योजनाओं से देश के आर्थिक विकास पर उल्टा असर। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत का फिर से डंका बजा है। मार्केट आवर्स में अपने निकटतम कंपेटिटर से सीएनबीसी आवाज काफी आगे है। मार्केट आवर्स में सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर 85.7% है और एक बार फिर यह साबित हो गया है कि मार्केट को समझने और जानने के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज को चुनते हैं। नंबर 1 बनाने के लिए आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। दिल्ली के भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली। ग्लोबल लीडर्स और दिग्गज टेक सीईओज को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल कंटेंट और ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में फर्क पता चल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे अपना भाग्य और उज्जवल भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने एआई को ओपन सोर्स बनाने की भी वकालत की। पीएम मोदी ने एआई के लिए मानव विजन का प्रस्ताव दिया है। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई
लॉफुल और वेरीफाइबल हो। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। वहीं एआई समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि जियो डेटा की तरह देश में सस्ते एआई की सर्विस देगा। उन्होंने अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश की बात कही है। Jio connected India to the internet era. Jio will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen, every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Jio will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. Jio, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. अब आपको बता दें, भारतीय एयरटेल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी योजनाएं हैं। कंपनी अपने डेटा सेंटर्स में बड़े निवेश करने जा रही है। इसी पर कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, डाटा सेंटर्स की आपने बात की, हमने देखा काफी ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम आते हुए टाइम में देख सकते हैं। करते रहेंगे, पर हमारे जो हमारा एक स्टाइल है वो बड़ी वाली बात नहीं करेंगे। हम बनाते जाएंगे और आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। सो वी आर इनटू दैट प्रोसेस। 1 गीगावाट की हमारी अनाउंसमेंट है। पहले हम 1 गीगावाट के नजदीक पहुंचेंगे, फिर आगे बताएंगे। आखिरी सवाल सर, भारत सॉवरेन एआई बना रहा है, कितना आपको लगता है कि सॉवरेन एआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर देश का डेटा उसको बिलोंग करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और हिंदुस्तान के लिए जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में हमारी लैंग्वेजेस हैं, इसका सारा का रिपोजिटरी जो है दुनिया को फ़ायदा मिलेगा, पर वो इंडिया को बिलोंग करना चाहिए। उसके लिए एंड टू एंड हमें इंडिया स्टैक चाहिए, जिसके लिए एयरटेल बहुत बड़ा काम कर रहा है। सो एयरटेल का जो सोवरेन क्लाउड बन रहा है वो 100% इंडिया में रहेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए, गवर्नमेंट और एंटरप्राइज को सर्व करने के लिए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस दशक के आखिर तक ग्लोबल साउथ में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग दोनों में $50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत में निवेश किया जाएगा। I think it's going to take a few things that will require that we all come together and work together. First, the obvious. We need to bring infrastructure to the global south. That means data centers and compute. That is going to take not only the world's best technology, it's going to require an enormous amount of investment. That's why we at Microsoft announced yesterday morning that we're on pace to spend $50 billion by the end of this decade to bring AI to the global south. And of all the countries in which we are investing, India, not surprisingly, is one of the largest. साथ ही ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भारत की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस समय एआई अपनाने के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले समय में ये तकनीक का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। It's also striking how much progress India has made in its mission to put AI to work for more people in more parts of the country. And India's leadership in sovereign AI, building on infrastructure, SLMs, and much more, has been great to watch. More than 100 million people in India use ChatGPT every week. More than a third of them are students. India is also the fastest growing market now for Codex, our coding agent that works to help people develop software faster and better. India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it,
and decide what our future is going to look like. And it's important to move quickly. सर्वम एआई भारत का पहला सोवरेन एलएलएम मॉडल है। क्या है इसकी खूबियां और कैसे ये दूसरे मॉडल जैसे यानी चैट जीपीटी, जेमिनाई को टक्कर देगा? इसी पर कंपनी के को फाउंडर विवेक राघवन से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त सर्वम एआई के को फाउंडर विवेक राघवन है। सर, सबसे पहले तो आप बधाई हो आपको सोवरेन एआई की। कितना जरूरी है हमारे लिए सोवरेन एआई? नहीं, सॉवरेन एआई तो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि एआई बहुत ऐसे एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है और किसी भी देश को ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समटाइम्स हम सोचते हैं कि टेम्पररी सबसे बड़ा मॉडल किसका है या सबसे फास्टेस्ट चिप किसका है, वो सोचते हैं वो टेम्पररी टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। ये टेक्नोलॉजी फंडामेंटली ये 5 साल नहीं तो इन द लॉन्ग आर्क हमें ये बनानी पड़ेंगी और हमें ये बनाएंगे तो हम जीतेंगे, अदरवाइज हम डिजिटल कॉलोनी रह जाएंगे। राइट सर, इसके अलावा हम अगर मैं पूछूं ये अलग कैसे है, क्योंकि देयर आर सो मेनी मॉडल्स, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, अलग कैसे है उनसे? नहीं, देखिए, जब आप देखिए चैट जीपीटी, जेमिनाई तो बहुत बड़े मॉडल्स हैं, उनमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो कंपेयर टू दैट तो ये मॉडल छोटा मॉडल है, बट वी हैव डन ऑल द थिंग्स टू मेक श्योर कि जो 95% यूज केसेस हैं जो हैं टिपिकल यूज केसेस, उसके लिए इट विल एक्चुअली बी गिव यू वेरी गुड आंसर। एंड देन उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस में इट इज वेरी फोकस्ड कि देखो हमारी भाषाओं में इट विल डू। तो कौन कौन से सेक्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ये किसी भी सेक्टर के में यूज हो सकता है, ये किसी भी सेक्टर में यूज हो सकता है। सो इट इज अ जनरल पर्पस एलएलएम। सो देयरफॉर ये ऐसा नहीं है कि कोई हर एक सेक्टर में आपको ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्नेस लगाना पड़ेगा, बट ये इट इज कैन यूजेबल, फाइन ट्यून भी कर सकते हैं सेक्टर्स के लिए। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि ये समिट दुनिया में एआई की ताकत को मजबूत करेगा। गोवा सरकार कैसे एआई का इस्तेमाल करने वाली है, इस पर सीएम प्रमोद सावंत से खास बात की है दीपाली नंदा ने। एआई का बेनिफिट्स हम ढेर सारी चीज़ों में ले सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द एआई चैटबॉट इन द पब्लिक सर्विसेज, जो ऑनलाइन सर्विसेज 180 सर्विसेज जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उस एआई चैटबॉट से वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल इन देयर लैंग्वेज, सो दैट इसका बेनिफिट्स मैक्सिमम यानी ऑल द पब्लिक सर्विसेज का बेनिफिट लोग ले सकते हैं। दैट इज़ वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड। इन फ्यूचर इस एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ बाकी चीज़ों में भी हम कर सकते हैं। सर, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो क्या इस तरह का कुछ मॉड्यूल या फ्रेमवर्क आपकी सरकार सोच रही है कि एआई से कनेक्ट करके किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर टूरिज्म को लेकर जाया जाए, खासतौर पर गोवा में? जी हाँ, आपने बात सही कही है, क्योंकि एआई यूज़ करके हम जो टूरिस्ट गोवा में आ रहे हैं, वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टूरिज्म, इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग फॉर द टूरिस्ट। इसके बारे में हमारे आईटी डिपार्टमेंट्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों काम कर रहे हैं। इन आगे आने वाले दिनों में वन वो स्टेप्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, he'll got the every information through the AI chat. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब हवाई जहाज में हुड़दंग करना पहले से ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। जी हां, एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने उड़ान में बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। क्या है ये प्रस्तावित नियम, बताने के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए आखिर क्या है इसकी पूरी डिटेल्स? जी, अनरूली पैसेंजर्स को लेकर पहले भी नियम है, डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स को लेकर पहले भी नियम है, लेकिन जो अब चीज़ें अलग होने जा रही हैं, जो ज़्यादा सख्त होने जा रही है, वो ये है कि पहले जहां अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि कोई जो पैसेंजर है वो बदतमीज़ी कर रहा है, हुड़दंग कर रहा है, तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी उसे वेरीफाई करती है, उसके बाद उस पर कोई एक्शन होता है। लेकिन अब डीजीसीए एयरलाइन को सीधे अधिकार देने जा रही है कि अगर वो चाहें और उन्हें लगता है कि कोई पैसेंजर एयरलाइन में बदतमीजी कर रहा है तो वो उसे 1 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकती है। इसके लिए किसी इंडिपेंडेंट कमेटी को जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही पहली बार एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन दिया है कि डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर क्या होता है, अनरूली पैसेंजर क्या होता है। उसके लिए 6 कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें कि विमान में अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है या कोई नशे में बदसलूकी करता है, इमरजेंसी एग्जिट से कोई छेड़छाड़ करता है, लाइफ जैकेट से कोई छेड़छाड़ करता है, तो इन सबको जो है इस डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में माना जाएगा। साथ ही चिल्लाना या फिर किसी तरह का स्लोगन देना, ये भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर माना जाएगा। बाकी यात्रियों को परेशान करना भी
डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में माना जाएगा। तो ये सारी कैटेगरीज उन्होंने रखी है और साथ ही एयरलाइन से ये भी कहा गया है कि सिर्फ एयरलाइन के फ्लाइट के अंदर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स को भी सेंसिटाइज किया जाएगा कि कोई लाउंज में या फिर एयरपोर्ट के अंदर या फिर सिक्योरिटी के पास किसी तरह की कोई बदतमीजी करता है तो उन्हें भी तुरंत अपडेट देना होगा, अलर्ट देना होगा ताकि ऐसे यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज बाजार में यूएस ईरान के बीच बढ़ती टेंशन से घबराहट रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला भी कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतिम फैसला ट्रंप लेंगे। इसका असर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। यूएस ईरान पर पूरी अपडेट दे रहे हैं आशीष वर्मा। एक तो भारतीय बाजार वैसे ही वीक विकेट पे है, हम रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो आ रही है, स्थिरता जो आ रही है, सबसे ज्यादा भारी हम पे पड़ रही है। और दूसरा, उस ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच में हुआ क्या है, कच्चा तेल इंच अप कर गया और वो कच्चे तेल की सेंसिटिवनेस भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजारों के लिए हम सब जानते ही हैं। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है कच्चे तेल का और 85 से 90% रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए दोहरा सरदर्द हो गया है। क्रूड क्या हुआ, कल जब स्टॉक मार्केट्स क्लोज होते 3:30 बजे $67 पे था, आज $71 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है आपको। और डेवलपमेंट दरअसल कल शाम के हैं सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। कल शाम को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब ने एक स्टेटमेंट रखा, क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट आए थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट आया था कि उनकी और यूएस की जो बैठक हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसमें कुछ मुद्दों पे हमारी सहमति बनी, हां कुछ कोर मुद्दों पे सहमति नहीं बनी। तब ऐसा लगा कि चलो बातचीत प्रोग्रेस हुई होगी। पर जेडी वैंस साहब के जो स्टेटमेंट्स आए वो चौंकाने वाले थे कि ईरान ने यूएस की रेड लाइंस को एड्रेस नहीं करा, यूएस की कोर डिमांड्स को एड्रेस नहीं करा न्यूक्लियर टॉक्स में। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास राइट है, अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाए तो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद, यानी भारतीय समय अनुसार देर रात कह लीजिए, ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करा, जिसे कहते हैं ट्रुथ किया, ये कहते हुए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर साहब गलत कर रहे हैं। मैं उनको लगातार बता रहा हूं, मिस्टेक है। ये 100 साल की लीज पे डिएजो गार्सिया का जो आइलैंड, ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जो यूके की कंट्रोल में है, वो गलत कर रहे हैं। उसको लीज में देने की तैयारी जो कर रहे हैं, अगर ईरान से सहमति नहीं बनी, ईरान डील के लिए एग्री नहीं करा, तो हमें इंपॉर्टेंट होगा डिएजो गार्सिया का आइलैंड इस्तेमाल करना अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए। यानी कि वो भी उसी तरह धमकी दे रहे थे। ये तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद क्रूड में अच्छा सा स्पाइक आता हुआ नजर आया और आज दिन की कुछ रिपोर्ट सजेस्ट इस तरह से कर रही हैं कि इस वीकेंड तक शायद यूएस फैसला लेता हुआ नजर आए, फाइनल डिसीजन लेता हुआ नजर आए। खैर, उस पे सिर्फ हम ही पैनिक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपफ्रंट दिखाया था कि ग्लोब ऐसे कोई पैनिक में नहीं है। पर हाँ, रिपोर्ट्स को सजेस्ट कर रही हैं कि शायद इस वीकेंड तक अर्ली कॉल लिया जा सकता है। यूएस मिलिट्री का बिल्डअप बहुत है उस साइड, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप साहब फाइनल फैसला लेंगे, लेकिन ये बड़ी इस पे ज्यादा तवज्जो ना देते हुए, लेकिन ग्लोबल कंसर्न्स हैं। तो इस पूरे ईरान अमेरिका संकट पर ही आवाज अड्डा में हम आज चर्चा कर रहे हैं। ईरान हमले का ट्रंप प्लान जरूर देखिए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।